हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए फर्स्ट फ्लाइट बुक से पोएम अमांडा। ठीक है। एंड दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय रॉबिन क्लाइन। ठीक है। एंड रॉबिन क्लाइन इज़ एन ऑस्ट्रेलियन पोएट। सी इज़ पोएटिस। ठीक है। ये एक लेडी है, इसलिए इनको पोएटिस बोलेंगे। ठीक है ना। रॉबिन क्लाइन जो है एक लेडी है, इसलिए इनको क्या बोलेंगे, पोएटिस, POETESS। ठीक है। अब आगे चलते, ये बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखा करती थी और इसीलिए बहुत पॉपुलर हुई। ठीक है। इस पोएम में हम लोग एक अमांडा नाम की गर्ल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, हु इज़ बीइंग नैग्ड बाय हर मदर फॉर हर मिस्टेक्स। ठीक है ना। एक ऐसी लड़की जिसको उसकी गलतियों के लिए उसकी माँ बार बार टोक रही है। ठीक है। तो उस बच्ची की क्या स्थिति है, क्या मनोदशा है, ये हम लोग इस कहानी में पढ़ेंगे। मनोदशा मीन्स बच्चे का इमोशनल स्टेट। ठीक है। कि पेरेंट्स जब उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं, बार बार उसकी गलतियों पे टोका टाकी करते हैं, देन हाउ डज ही फील। ठीक है। इस पोएम से आप खुद को भी रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आप भी इसी एज से गुजर रहे हैं। एंड दिस एज इज़ वेरी प्रोमिनेंट बिकॉज दिस इज़ द एज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ठीक है ना। आपके बचपने से लेकर के बड़े होने वाला ये बीच का फेज है ना। आप पूरी तरह से बच्चे हैं, ना आप पूरी तरह से एडल्ट हैं। तो इसलिए ये बीच वाला फेज जो है ट्रांजिशन फेज कहलाता है। एंड दिस इज़ नोन एज टीनेज। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एक टीनेजर गर्ल है। टीनेजर मीन्स जहाँ लास्ट में काउंटिंग में टीन टीन आता था पहले, जनरली उसी को बोला करते थे, मीन 13 to 19। बट WHO के हिसाब से ये आफ्टर 10 ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो क्योंकि इसी एज में बच्चों के फिजिकल ग्रोथ में इतने सारे चेंजेज आते हैं कि वो चाइल्डहुड से एडल्टहुड की तरफ तेजी से जा रहे होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे एज में जनरली क्या होता है कि बच्चे अब अभी तक इस एज के शुरू होने के पहले तक उनको एज अ किड कंसीडर किया जाता है। तो एज अ किड फिर जो भी करे वो बहुत प्यारा होता है, सब लोग बहुत पसंद करते हैं। कुछ फ़नी भी करे बच्चा, कुछ गलत भी करे तो उस पर थोड़ा हंसते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। क्योंकि बच्चे गलत काम भी बड़ा अजीब तरीके से करते हैं तो देख के लोगों को खुशी होती है कि बच्चा ऐसा कर रहा है। बट जब यही बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है और ट्रांजिशनल पीरियड में आ जाता है, उस समय अगर उसी काम को करता है तो वहाँ पे फिर ऐसा देखा जाता है कि ये कहीं बच्चे की हैबिट में नहीं आ जाए, तो उसको सुधारने के लिए ठीक किया जाता है क्योंकि अब बच्चा धीरे धीरे एडल्टहुड की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे पेरेंट्स जो है वो बहुत अलर्ट हो जाते हैं और इसी अलर्टनेस का रिज़ल्ट है कि बच्चों को बार बार इंस्ट्रक्शन दिया जाता है और कई बार यूँ कहें कि अधिकांश बार बच्चे इसको पॉजिटिवली नहीं लेते हैं। बच्चों को बहुत बुरा लगता है। दे थिंक कि मेरा फ्रीडम कर्टेल किया जा रहा है, मेरी आज़ादी मेरे से छीनी जा रही है, बाकी सब तो जो मर्जी में आता है वो करते हैं और हम लोगों पे इतना इंस्ट्रक्शन क्यों, ये मत करो, ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत उठो, ऐसे मत बैठो। ठीक है। तो ये वाला इंस्ट्रक्शन का पीरियड जो है वो बच्चों पे बहुत बुरा होता है और बच्चे इसको कई बार बहुत गलत तरीके से लेते हैं, फिर उसका गलत रिजल्ट उनके पर्सनालिटी पे दिखने लगता है। इसलिए आज पहले इस पोएम को पढ़ेंगे, इसका मीनिंग क्या है वो देख लेंगे और फिर ये भी देखेंगे कि इस एज के लाइफ में हमारा व्यू कैसा होना चाहिए, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पोएम को। आप टाइटल को ही देखिए, अमांडा के बाद बड़ा सा एक्सक्लेमेशन मार्क। क्यों? यहाँ पे बार बार अमांडा को एड्रेस किया जा रहा है। ठीक है। अमांडा इज़ अ टीनेजर गर्ल। ठीक है। अब वो टीनेज की एक लड़की है और उसको बार बार इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है। पूरे पोएम में आप देखेंगे कि अमांडा 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 बार बार इंस्ट्रक्शन हो रहा है। जैसे आपके घर में आपका नाम बार बार पुकारा जाता होगा तो कई बार आपको उस नाम से गुस्सा आता हो, क्योंकि जब अच्छे काम के लिए नाम पुकारा जाए तो ठीक है, लेकिन कुछ गड़बड़ी हो गई है तो बिना देखे भी कोई आपका नाम बोल देता है, फिर आपको थोड़ा बुरा फील होता है कि वाह, बस जो बुरा है सो मैं ही किया हूँ या मैं ही की हूँ। ठीक है। क्योंकि इस एज के बच्चों को लाइफ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता, वो शरीर से बड़े हो जाते हैं लेकिन लाइफ के एक्सपीरियंसेस उनके पास नहीं होते हैं। क्योंकि बाकी मामले में तो आप एडल्ट से भी बहुत स्मार्ट हो,
इतना विश्वास रखो कि आप एडल्ट से भी बहुत स्मार्ट हो। पीछे का जो जनरेशन था वो इतना टेक्नो से भी नहीं था, और आप बहुत लकी हो कि आपके टाइम में टेक्नोलॉजी इतना डेवलप्ड हुआ है, और आपका लाइफ का जो शुरुआत है वहीं से आप टेक्नोलॉजी देख रहे हो। तो ये आपके लिए बहुत कॉमन सी चीज़ है। कई चीज़ जो 2.5-3 साल के बच्चे भी मोबाइल पे कर लेते हैं, वो अगर देखोगे तो 50 साल 60 साल के लोग, बड़े लोग को सीखने में टाइम लगता है, और बच्चे उसको आराम से कर लेते हैं। तो आप इस मामले में, इंफॉर्मेशन के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में आप बहुत स्मार्ट हो, इस बात का विश्वास रखना, ठीक है। बट लाइफ के एक्सपीरियंसेस अभी भी आपके पास कम है, और आपके पेरेंट्स के पास आपसे ज़्यादा है, तो वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को देखते रहते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टोका टकी करते हैं हर चीज़ पे, क्योंकि वो आपको अब एक किड नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं कि कुछ साल के बाद एक ऑल राउंड डेवलप्ड एडल्ट होना चाहिए। जो आप एडल्ट बनने जा रहे हैं वो एडल्ट में फिर कोई कमी ना रह जाए, चाहे वो किसी भी तरह की हो, हेल्थ के हैबिट को लेकर के हो, या फिर किसी और चीज़ को भी लेकर के हो, ठीक है, फूड को लेकर के हो, या फिर उठने बैठने चलने लाइफ स्टाइल का हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो चाहते हैं कि परफेक्ट हो जाए, ताकि जो एडल्ट जब तैयार हो तो उसके पास कोई भी कमियां ना हो, जिसकी वजह से उसको कोई परेशानी झेलना पड़े, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पोएम को। अब पोएम में फर्स्ट लाइन ही कहता है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, नाखून को मत काटो, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस करेंगे कि अमांडा को ये इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, इज़ इट हर मदर और फादर और टीचर, ठीक है, ये कुछ भी पता नहीं है, बट पोएम से पता चलता है कि जिस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, इतनी केयरिंग एक मदर ही हो सकती है। जनरली अभी तक के जो वर्ल्ड के रिसर्च के रिपोर्ट हैं, वो मम्मी जो है, माँ जो है बच्चों की, मदर्स हैं, वही इतने ज़्यादा केयरिंग होते हैं बच्चों के ग्रोथ के कंसर्न में, ठीक है। तो देख लीजिए पहला लाइन, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमांडा। अमांडा को बड़ा तेजी से इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, वो नेल्स मत काटो, ठीक है ना, बाइट मतलब काटना, नेल्स तो नाखून को, दांत से बहुत बच्चे छोटेपन से ही उनकी आदत हो जाती है। कई बच्चों की तो अंगूठा चूसने की भी आदत होती है, ठीक है ना, तो वो बड़े होते हैं तो धीरे धीरे उनकी आदत को सुधारी जाती है। तो यहाँ पे अमांडा को नाखून काटने के लिए दांत से नाखून को काट लेते हैं। नेल्स क्या है, नेल्स हमेशा बढ़ने वाले चीज़ है, तो आपको हैबिट में डाल लेना चाहिए कि संडे को इनको पेयर कर लें, तो फिर वीक भर आपके नेल्स सही रहेंगे, ठीक है, हर संडे को अगर हैबिट में डाल लेते हैं। लेकिन बहुत बच्चे तो फिर पेयर करिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, नेल कटर लेकर के वो तो बस अपने दांत को ही बना लेते हैं कटर, ठीक है। तो यही काम अमांडा भी करती है, और इसीलिए अमांडा को मना किया जा रहा है कि अमांडा ऐसा मत करो, नाखूनों को दांत से मत काटो। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, ठीक है, अपने शोल्डर्स को, कंधे को, है ना, शोल्डर्स मतलब कंधा, कंधे को हंच मत करो। हंच करना मतलब उसको मेक सर्किल, ऐसे करके बेंड कर देना ना, टू बेंड योर बैक एंड शोल्डर्स फॉरवर्ड इनटू अ राउंड शेप, आगे ऐसे झुका के चलना। तो ये जो है सो हंच करना, अब आगे जब झुकाएंगे यानी कि पीछे पीठ वाली हड्डी जो है सो उठ जाएगी, तो वो कुबड़ जैसा दिखता है। तो इसीलिए बच्चे अगर ठीक से नहीं चल रहे हैं तो फिर पेरेंट को मना करना पड़ता है कि भाई ऐसे मत चलो, क्योंकि उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो यहाँ अमांडा को यही बात कहा जा रहा है कि डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, अपने शोल्डर्स को हंच मत करो, ठीक है, आगे की तरफ मत झुकाओ। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, ठीक है। स्लाउचिंग मतलब जब बैठते हैं तो थोड़ा ऐसे जैसे तैसे लुढ़क के बैठ गए। आपको भी लगता होगा सोफा पे बैठते हैं तो कई बार आप सीधा बैठते हो, आप जरा सोच के देखो, अक्सर टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत देर अगर हम ऐसे रहते हैं ना, शरीर को टेढ़ा रखते हैं और अपना जो बैक है उसको अगर सीधा नहीं रखते हैं, तो हमारा स्पाइनल कोड जो है वो सीधा नहीं हो पाता है, और उसके वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है ना, हेल्थ से रिलेटेड। तो इसीलिए ये सिखाया जाता है बच्चों को कि भाई आप अपने कोड को सीधा रख के बैठो। जब पढ़ाई कर रहे हो तो भी आपको सीधा बैठना चाहिए, जब आप सो रहे हो तो भी बहुत ज़्यादा मुड़ के नहीं सोना चाहिए, सीधा सोना चाहिए। तो आप कोशिश करोगे अगर, तो फिर ये हैबिट में आ जाएगी कि नहीं, मुझे बैकबोन को सीधा ही रखना है, क्योंकि ये सीधा रखना ही बहुत हद तक रिलेटेड है कि आप अपने ब्रेन का कितना यूज़ कर पाओगे, ठीक है ना।
ब्रेन को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए सीधा बैठना, सीधे बैठकर पढ़ाई करना, किसी चीज़ को अपने मेमोरी में ज़्यादा देर तक रखने के लिए सीधा बैठकर पढ़ने का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कि आप अगर सीधा बैठ कर लर्न कर रहे हो तो उसको आप अच्छे से लर्न कर पाते हो। ठीक, तो अब वो स्लाउच करके बैठी हुई है, टेढ़ा मेढ़ा बैग को सीधा नहीं रखी है, इसलिए क्योंकि स्लाउच मीन्स बस जैसे हेड और शोल्डर्स को इधर उधर रख करके बैठ जाना ढीले तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए अमांडा को यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है कि स्लाउच मत करो। ठीक है, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। ठीक है, सीधा बैठो, सिट अप स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब सीधा, सीट अप बैठना आप जान ही रहे हो तो सीधा बैठो। ठीक है, बैठते बैठते आप लुढ़क जाते हैं ना, थोड़ा सा कुछ पीछे ले करके कुशन या कुछ ये थोड़ा टेढ़ा होते हैं, तो ये चीज़ मना किया जा रहा है कि ऐसे मत करो स्लाउच, सीधा बैठो। अब ये सब सुनने के बाद, इतना इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद अमांडा जो है वो तुरंत रिएक्ट तो नहीं करती है, रिप्लाई बैक तो नहीं करती है अपने पेरेंट्स को, बट उसके मन में कुछ कुछ इमेजिनेशन आता है, क्योंकि वो इसको अच्छा नहीं फील कर रही है। तो आप देख लीजिए कि ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, इसको पैरेंथेसिस कहा जाता है। तो ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है वो एक्सटेंशन फॉर्म होता है किसी भी आइडिया का। ठीक, इसका मतलब ये है कि जब हम ये लिखते हैं ना, पैरेंथेसिस लिखते हैं, तो उसमें ऐसे चीज़ को डालते हैं कि जिसको ना भी रखें अगर पोएम में, तो पोएम के मीनिंग पे कोई असर ना पड़े। ठीक है, और अगर वो रहे तो पोएम को ज़्यादा अच्छी तरह से समझने में मदद मिल जाए। ठीक, तो यहाँ पे उस व्यूज़ के बाद जो इंस्ट्रक्शन जो मिले अमांडा को, उसके बाद वो क्या फील करती है उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखा गया है। अभी तक आप ऐसा पोएम नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी, देयर इज़ अ लैंग्वेज emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully। वो क्या सोचती है कि एक स्लो मूविंग, ठीक है ना, आप सी को जब देखोगे तो सी में जब वेव नहीं आ रहा हो, बाकी टाइम सी बड़ा शांत रहता है। ठीक है, तो इसीलिए लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज मतलब स्लो मूविंग। तो ये सोच रही है कि एक सागर है जो कि बहुत आराम से धीरे धीरे बहता है। और कैसा सागर है? एमराल्ड सी। एमराल्ड सी, एमराल्ड एक स्टोन होता है बच्चों, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे ना मेटाफर यूज़ किया गया है। ये मेटाफर जो है एक तरह का लिटरेरी डिवाइस है जिसका यूज़ हम किसी चीज़ के कंपैरिजन के लिए करते हैं, और कंपैरिजन करें और उसके लिए लाइक और एज वर्ड का यूज़ ना करें तब ये मेटाफर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ सी को एमराल्ड कहा गया है। ये एमराल्ड इसलिए कि वो ग्रीन होता है। ग्रीन स्टोन आप बहुत अपने बड़े लोगों को देखे हो ग्रीन स्टोन का अंगूठी पहने हुए, ठीक है। पहले जो राजा लोग होते थे उनके क्राउन्स में ये स्टोन यूज़ हुआ करते थे। तो उस स्टोन को, उसको पन्ना कहते हैं, ठीक है। तो उस पन्ना के कलर का, पन्ना हरा होता है तो हरे रंग का ये जो सी है, इसलिए इसको एमराल्ड सी कहा गया है। वेयर द सोल इनहैबिटेंट, जहाँ पे सोल मतलब ओनली, अकेला, ठीक है, मतलब ये अकेली लड़की, सिंगल, ठीक है ना। इनहैबिटेंट, इनहैबिटेंट मतलब निवासी, रहने वाला, इज मी। ये इमेजिन कर रही है कि एक सी है जो ग्रीन सी है, ठीक है, एक ग्रीन सी है जो बहुत आराम से बह रहा है और उसमें रहने वाली मैं अकेली हूँ। और वहाँ कर क्या रही हूँ? मैं अकेली हूँ, एक मरमेड। मरमेड आप समझते होंगे, ठीक है। देखिए ये मरमेड वर्ड जो है ना, ये पोएम में डायरेक्ट तो पोएम से इसका कहीं कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन जब यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा और एक्सटेंशन के लिए, किसी थॉट और किसी आइडिया को एक्सटेंड करने के लिए, रेफरेंस देने के लिए करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एल्यूशन, पहले तो स्पेलिंग जान लीजिए, ALLUSION, ठीक है। तो ये एल्यूशन जो है ये क्या है? तो जब हम किसी चीज़ का हिंट करते हैं ना, कि वी हिंट एट समथिंग एंड एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर रेफरेंसिंग, ठीक है। अब मरमेड कहने का मतलब ही हम लोगों को समझ में आ गया, आपके समझ में आ गया कि ये अमांडा क्या कहना चाहती है। मतलब बॉडी ऊपर का ह्यूमन बीइंग का और नीचे का पार्ट जो है वो फिश का,
जो कि पानी में रहती हो। तो एक तरह से अलूशन जो है ये एक ब्रीफ और इनडायरेक्ट रेफरेंस है, वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो है मरमेड के बारे में, बट ये किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया और हिस्टोरिकल, कल्चरल, लिटरेरी और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस किसी भी चीज़ से रिलेटेड ये हो सकता है, ठीक है, जिसको कि पोएम में यूज़ करते हैं कि रीडर्स जो है वो आगे की चीज़ खुद से समझ ले। तो वो क्या कहती है कि मैं मरमेड हूँ, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। ड्रिफ्ट मतलब धीरे धीरे बह जाना, ठीक है। जैसे बादल आसमान में अगर उड़ते हैं हवा से, हवा चलती है तो क्या होता है, बादल धीरे धीरे मूव करते हैं। उसी तरह से पानी के धार के साथ बहते चले जाना, टू मूव स्लोली, दैट इज ड्रिफ्टिंग, ठीक है। तो मैं जो हूँ सो वो ड्रिफ्ट कर रही हूँ, ब्लिसफुली मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ब्लेस्ड फील करके, है ना, बहुत बहुत मज़े से मैं अकेली वहाँ पे और पानी की धार के साथ बहती जा रही हूँ, ऐसा ये इमेजिन करती है। क्योंकि इसको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि इसके घर में इसको इतना टोका जा रहा है, इसलिए ये चाहती कि ये अकेले रहे, सी में रहे, मरमेड बन के रहे, ठीक है, ऐसा इमेजिन कर रही है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? अमांडा, तुमने क्या अपना होमवर्क पूरा किया? डिड यू टाइडी योर रूम अमांडा? क्या तुमने अपना कमरा ठीक किया? टाइडी मतलब ठीक करना, साफ करना। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमांडा। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें जूते साफ करने के लिए कहे हैं, ठीक है। क्लीन मतलब साफ करना, शूज आप समझ ही रहे हो, जूते। तो मैंने तुम्हें जूते साफ करने के लिए कहे हैं, तो क्या ये सब कर लिए तुमने? अब अमांडा क्या कहती है, आई एम एन ऑर्फन। अब उसको फिर ये सब भी बुरा लगता है और वो नहीं चाहती है कि वो इस तरह से फैमिली में रहे और अपने पेरेंट्स के साथ रहे। तो वो इमेजिन करती है कि वो ऑर्फन है, वो एक अनाथ बच्ची है जिसके पेरेंट्स नहीं हैं। रोमिंग द स्ट्रीट, और अनाथ वो अकेले ही रोम कर रहे हैं स्ट्रीट में, ठीक है ना। रोम करना मतलब यूं ही घूमना, टू वंडर, ऐसे घूमना बिना किसी पर्पस के, बस इधर उधर भटकते रहना, ठीक है। तो मैं गली में अकेले ही बस घूम रही हूँ। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स्ट बेयर फीट, ठीक है। तो आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, और मैं क्या कर रही हूँ कि बेयर फीट से, बेयर फीट मतलब अनकवर्ड फीट, मतलब मेरे पाँव में जूता चप्पल कुछ भी नहीं है और मैं जो हूँ सो खाली पैर चल रही हूँ और जो गली की धूल है ना उस पर अपने पैरों के छाप छोड़ती जा रही हूँ, ठीक है। हस्ट, बहुत ही साइलेंटली, ठीक है। हस्ट मतलब चुप, शांत। तो बहुत शांति से अपने पैरों से बिना कोई आवाज़ किए मैं वहाँ पे पैटर्न बनाते, पैटर्न यहाँ पे पैटर्न बनाना ये वर्ब की तरह यूज़ हुआ है कि मैं वहाँ पे पैरों के छाप छोड़ते जा रही हूँ, ठीक है। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। अब साइलेंस को यहाँ पे गोल्डन कहा गया कि मतलब चुप्पी ही, वो शांति ही, वो हस्ट मोमेंट जो है कि मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, वही गोल्डन है, वही सबसे अच्छा है, ठीक है। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। और फ्रीडम को स्वीट कहा गया है, ये भी यहाँ पे मेटाफर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे साइलेंस का कंपैरिजन किया गया है किससे, गोल्ड से, ठीक है। तो साइलेंस इज गोल्डन। और दूसरा फ्रीडम इज स्वीट, आज़ादी जो है मीठी है। आज़ादी को टेस्ट से आज़ादी को टेस्ट से कंपेयर किया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टैंजा, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा। अब खाने पीने को लेके भी माँ टोक रही है कि अमांडा चॉकलेट मत खाओ, रिमेंबर योर एक्नी अमांडा। अपना एक्नी, एक्नी क्या है, एक स्किन डिजीज़ है जो कि ट्रांजिशनल पीरियड में जनरली हार्मोनल चेंज के वजह से टीनेजर्स के फेस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो फेस पे जो पिंपल्स होते हैं, दैट इज, सो रिमेंबर योर एक्नी अमांडा, मतलब मत खाओ चॉकलेट, अपना याद करो कि क्या है तुम्हारे फेस पे। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। क्या तुम मेरे ऊपर देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अमांडा ये सब सुन के बहुत परेशान है, तो वो नज़र नीची करके माँ के सामने है, इसलिए माँ कहती है कि क्या मेरे ऊपर देखोगी, क्योंकि सामने देख करके बात करना ही अच्छा माना जाता है, यही आपको बाद में बहुत कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है। तो माँ उसको सिखाने का कोशिश कर रही है कि भाई तुम ऐसा करोगी क्या, लेकिन माँ के इतना डांट से फिर अमांडा परेशान है और वो क्या सोचती है, आई एम रैपंजल। वो सोच रही है कि मैं रैपंजल हूँ। अब ये रैपंजल फिर से अलूशन है, क्योंकि ये इस पोएम से कहीं भी रिलेटेड नहीं है और इसके माध्यम से
हम लोग को कुछ मैसेज मिल गया। रैपंजल आपको पता होगा कि ये एक जर्मन स्टोरी की प्रिंसेस है ना। ये जर्मनी का फॉक टेल है और वहीं से ये बहुत पॉपुलर हुई है प्रिंसेस। तो उसके बड़े बड़े बाल हैं, उसको एक विच ने पकड़ लिया है और वो बाल को नीचे करने कहती है, उसी से वो आना जाना करती है, ठीक है। तो इसीलिए ये सोच रही कि मैं वो हूँ, वो प्रिंसेस हूँ, रैपंजल हूँ, एंड आई हैव नॉट अ केयर। आप देखो यहाँ पे ना कैसे कॉन्सोनेंस यूज हुआ है। पिछले पोएम में आप लोग पढ़े हो तो ध्यान में होगा कि जब कॉन्सोनेंट का यूज़ किया जाता है तो किस तरह से एक अलग इफेक्ट क्लियर वहाँ पे बनता है। तो आई एम रैपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रंक्विल एंड रेयर, है ना। आर 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 रिपीट हुआ है जिसकी वजह से ये तो वो कहती है कि नहीं वहाँ टावर में लाइफ बहुत अच्छा है, वो ट्रैंक्विल है, वो शांत है। ट्रैंक्विल मतलब शांत, और रेयर मतलब अनकॉमन। तो मेरा जीवन वहाँ पे मतलब मैं वो हूँ और चुपचाप वहाँ पे अनडिस्टर्ब्ड, है ना, वहाँ टावर पे और कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, मैं अकेली ही हूँ और ये बहुत अच्छा बहुत शांत लाइफ है। अब स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। अब फिर माँ उसके बाद कहती है कि सल्किंग बंद करो। शल्किंग, आप उदास रहते हैं, बहुत खुश नहीं रहते हैं, सैड रहते हैं, तो दैट इज सल्किंग। अब माँ कहती है कि ये बंद करो। एट वंस फ्रेज जिसका मतलब अभी तुरंत, मतलब ये ख़त्म करो। तो कोई अचानक से तो ऐसे खुश नहीं हो सकता अगर मन में खुशी नहीं हो तो। इसलिए माँ कह रही कि तुम बहुत मूडी हो, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा। मतलब थोड़ा सा बात हुआ नहीं कि उदास हो गए, परेशान हो गए, तो ये मूडीपन हटा दो अमांडा। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा, कोई भी ये सोचेगा कि मैंने तुमको नैग किया है। नैग करना मतलब कि बार बार टोकना और टोक करके किसी को परेशान करना। तो मतलब मैंने तुमको बहुत परेशान किया है इसलिए तुमको ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो बच्चों आप अगर अपने व्यू से पोयम को देखोगे तो आपको बड़ा राहत मिलेगी कि चलो मेरा दर्द कोई तो समझा, ठीक है। पोएटेस इस तरह से लिखती हैं कि माँ के बार बार टोकने से ये बच्ची परेशान है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ा सा आप इस व्यू से इसको देख लो कि आप जब बड़े हो रहे हो तो इसके आप जिस भी हैबिट को लेकर बड़े होंगे ना, उस हैबिट के फ्रूट्स आप ही को फेस करने हैं। अगर वो गुड हैबिट्स हैं तो भी उसका सबसे पहले बेनिफिट आप ही को मिलेगा, और बैड हैबिट्स हैं तो भी सबसे पहला उसका लॉस आप ही को होने वाला है, ठीक है। तो पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर बच्चे हैं इनका पालन पोषण करना है तो इनको एक अच्छे एडल्ट के रूप में तैयार किया जाए ताकि कल को ये एक एबल सिटीजन बन सके, ठीक है ना। हर कंट्री के लोग के लिए है कि भाई अगली पीढ़ी को तैयार करने की जिम्मेदारी पिछली पीढ़ी के पास है। तो अब ये अलग बात है कि इंडिया में ये ज़्यादा दिन तक चलता है। इंडिया में करीब 25 ईयर्स तक पेरेंट्स केयर करते हैं अपने बच्चों का, ठीक है ना। आपके पढ़ाई लिखाई से लेके आपकी करियर की सेटिंग प्लस आपकी शादी ब्याह, इतना कुछ पेरेंट्स सोचते हैं कि हम कर दिए, अगर ये कर दिए तो उनको लगता है कि यस माई लाइफ इज सक्सेसफुल, है ना। बाहर के देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है, इतने दिनों तक पेरेंट्स बच्चों का केयर नहीं करते हैं। तो उस व्यू से अगर आप देखोगे कि वो अगर सब कुछ अपना सारा अर्निंग आप ही में लगा रहे हैं, उनका पहला मकसद, आप अगर ऐसे घर से बिलोंग करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि घर का और दूसरा खर्चा बाद में होता है, प्रायोरिटी होता है बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की फीस रख के ही बाकी दूसरा कोई काम होता है। आपकी माँ न जाने कितने सपने अपने छोड़े होंगे, आपके पापा न जाने अपना कितना सपना छोड़े होंगे, नहीं पहले पढ़ाने भर का एबिलिटी आ जाए इसके बाद और कुछ करेंगे, फिर जैसे जैसे वो एबल होते जाते हैं वैसे वैसे कुछ और होता है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी है आपका एजुकेशन। एजुकेशन इसीलिए कि आपका ब्रेन अच्छे से डेवलप हो सके, आप अच्छी चीज़ों को सीख सको, अच्छी चीज़ों के प्रति आपका अट्रैक्शन हो सके। क्योंकि अगर हम ना सीखें ना बच्चों, तो हमारा जो बेसिक इंस्टिंक्ट है ना वो एक तरह से एनिमल के जैसा है। मतलब बहुत ग्रिडी हो जाना, अगर हम खुद को ट्रेन ना करें तो बस जैसे एक बच्चा होता है सेल्फ सेंटर्ड कि भाई जो कुछ चाहिए वो मुझे ही चाहिए, उसको अपनी ज़रूरत की चीज़ ना मिले तो वो चिल्लाना शुरू कर देता है, शोर मचाना शुरू कर देता है। अगर इस हैबिट को सुधारा ना जाए तो बड़ा होकर भी वही करेगा। इसलिए जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो फिर ये सब बताया जाता है कि नहीं दूसरों का भी केयर करना ज़रूरी है अपना हेल्थ के लिए। अभी तो बहुत आराम लग रहा है टेढ़ा मेढ़ा लेटने से, कुछ भी खा लेने से, लेकिन ये बाद के लिए नुकसानदायक है, तो इससे थोड़ा सा परहेज़ करना।
ताकि अपने हेल्थ का बेनिफिट हो सके। तो कुल मिला के पूरे ही लाइफ स्टाइल का है ना, उठना बैठना सोना से लेकर के आप देखोगे इंडिया में क्या होता है, पेरेंट्स बच्चों को जगाने के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि सुबह जगे। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो अभी रिसर्च आया है करीब 1.5-2 साल पहले कि भाई सुबह उठना बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इससे कई सारे डिजीज़ से फाइट करने में मदद मिलती है। मतलब हार्ट अटैक अगर आए तो बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और ऐसे तो हार्ट अटैक आने का ही चांस नहीं रहता है जो लोग सुबह जगते हैं। तो उनके रिसर्च में आज ये साबित हो रहा है। लेकिन हमारे पास तो ये बहुत पहले से कल्चर है। आप अगर अपनी दादी नानी से पूछोगे तो घर में सबसे पहला टेंशन इसी के लिए होता था, अगर कोई, क्योंकि बूढ़े लोग जल्दी जग जाते हैं और जो यंग बच्चे हैं वो थोड़ा लेट से जगना पसंद करते हैं या उनको ज़्यादा नींद आती है, तो जो प्रीवियस जनरेशन है वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को बहुत टोका टाकी करता था नींद को लेकर के, कितना नहीं सोना है, सुबह जगना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आज तो हमको पता चल रहा है कि वो सही चीज़ें थी। तो अपने कल्चर की ये चीज़ें कि पेरेंट्स अगर केयर कर रहे हैं, आपका ध्यान रख रहे हैं, तो ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है हमारे लिए। अगर हम पॉजिटिव वे में इसको ले तो फिर किसी तरह का डिप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि सर्वे से ये भी पता चला है कि इस तरह के इंस्ट्रक्शन से बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं। अब स्ट्रेस होना तो तभी हो पाएगा जब आप इसको नेगेटिवली लेते हो कि भाई मेरी आज़ादी छीनी जा रही है, मुझे सब कुछ करने से रोका टोका जा रहा है, बड़े लोग आराम से कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से देख लो कि ये हमारे बेनिफिट के लिए है और हमारे पेरेंट्स हमको कितना प्यार करते हैं कि हमारे हर चीज़ का ख्याल रखते हैं, तो आपका सोचने का तरीका जैसे ही बदलेगा तो उससे होने वाली जो फीलिंग है वो भी चेंज हो जाएगा, और फिर स्ट्रेस का तो कहीं नामो निशान नहीं रहेगा, और फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे से रह पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अब अपने कंडीशन को अलग तरीके से देखने और सोचने का मौका मिला है, और एक बार आप देखोगे कि आप अपने पेरेंट्स के साथ कैसे रिलेशन में हो। ठीक है, पेरेंट्स के बातों का बुरा नहीं मानना है, क्योंकि नहीं मानने में ही घर की भलाई है। आप भी खुश रहोगे और आपके पेरेंट्स भी, वरना आपके परेशान होने से आपके पेरेंट्स भी परेशान होंगे और पूरे घर का हार्मनी डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो एक तरह से हम अनहेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुश रहें और पेरेंट्स के बातों को फॉलो करते जाएं, क्योंकि आप अपने स्कूल में ज़रूर देखे होंगे कि हर क्लास में 2-4 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत ओबीडियंट होते हैं, और ओबीडियंट होने की वजह से वो सब कुछ हर काम को करते जाते हैं। ठीक है, तो उनका क्लासरूम का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, उनका घर का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, उनका सोसाइटी में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है। तो इससे क्या होता है, उनको सब तरफ तारीफ मिलती है और वो देखते देखते एक तरह से हिट पर्सन बन जाते हैं, बहुत पॉपुलर लोग बन जाते हैं। तो अब वहाँ पे जो लोग ओबे नहीं करते हैं ना, वो सिर्फ उनमें कमियां निकालते रहते हैं और उनके बारे में कुछ कुछ नेगेटिव बोलते रहते हैं। तो इससे बचना है कि किस ग्रुप में, वो 4-5 बच्चों वाले ग्रुप में शामिल होना है कि 30-35 बच्चों वाले ग्रुप में शामिल होना है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देखेंगे कि गुड हैबिट्स को हमेशा सीखने की कोशिश करती रहनी चाहिए, और धीरे धीरे लाइफ में इम्प्रूवमेंट ऐसे ही आती है। कोई भी ना जन्म से एकदम एक्सपर्ट नहीं होता है, धीरे धीरे सीख करके ही हम अपने आप को कल्चर्ड करते जाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हुआ पोएम की बात और पोएम से हमारे लाइफ का रिलेशन। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस कौन कौन सा यूज़ हुआ है। तो जिसमें से हम लोग कंसोनेंट्स यूज़ कर लिए, अभी आपको बता दिए कहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ आई एम रैपंजल, आई हैव नॉट केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रंक्विल एंड रेयर। ठीक है, तो ये दोनों लाइन में कंसोनेंट्स यूज़ हुआ है जहाँ पे आर का यूज़ है। ठीक है, अब हम लोग शुरू से देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ है। तो स्टार्ट देखिए जरा कि डोंट बाइट से पोएम का लाइन स्टार्ट हो रहा है, दो लाइन। तो यहाँ पे अब आपको पता है कि ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस होगा, ये होगा एनाफोरा। ठीक है, क्योंकि जब सेम वर्ड से या सेम फ्रेज से एक से ज़्यादा लाइन स्टार्ट होते हैं तो उस लिटरेरी डिवाइस को एनाफोरा कहते हैं। स्पेलिंग इज ANAPHORA। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सेम लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए, डिड यू फिनिश एंड डिड यू टाइडी। तो डिड यू से स्टार्ट हुआ है। ठीक है ना, यहाँ भी एनाफोरा है। ओके, अब एक चीज़ तो देख लिए, दूसरा हम लोग को ये देखने को मिलता है कि रिपीटिशन बहुत ज़्यादा हुआ है। अमांडा अमांडा अमांडा, ये जो है सो बहुत बार रिपीट हुआ है, तो रिपीटेशन लिटरेरी डिवाइस को भी यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं
इस लाइन को स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है कि एस 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 है ना, स्टॉप का एस, स्लाउचिंग का एस, सिट का एस एंड स्ट्रेट का एस, ये वर्ड के स्टार्टिंग में इसका यूज हुआ है। इस डिवाइस को कहते हैं एलिट्रेशन, ठीक है, ALLITERATION, यहाँ एलिट्रेशन यूज हुआ है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और डोंट हंच योर सोल्जर्स अमांडा, इस लाइन में हम देखेंगे कि अगला लिटरेरी डिवाइस जो है, आप देख लीजिए कि यहाँ ओ, डोंट में भी ओ, योर में ओ, शोल्डर्स में ओ, ठीक है, ये ओ साउंड का रिपीटिशन हुआ है, ओ वॉवेल का रिपीटिशन हुआ है, ठीक है। फिर इसी तरह से वॉवेल का रिपीटिशन यहाँ पे हुआ है कि आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, इसमें ओ का बहुत बार यूज़ हुआ है, ये भी ओ का रिपीटिशन है। तो इस तरह से जब वॉवेल का रिपीटिशन हो तो उसको एसोनेंस कहा जाता है। आप पिछले पोएम में भी इसको पढ़ चुके हैं। तो इसका स्पेलिंग है ASSONANCE, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्सोनेंट्स तो हम लोग यूज़ कर ही लिए हैं, मेटाफर भी यूज़ कर लिए हैं कि मेटाफर जो है वो कंपैरिजन है, ठीक है, ए वर्ड और फ्रेज दैट इज़ यूज्ड इन एन इमेजिनेटिव वे टू शो दैट समथिंग और समबडी हैज़ द सेम क्वालिटी एज द अनदर थिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे एमरेल्ड की तरह ही सी का एक क्वालिटी है कि वो ग्रीन है कलर में, इसीलिए वो यूज़ किया गया है, ठीक। उसी तरह से साइलेंस के लिए यूज़ हुआ है और फ्रीडम के लिए कि फ्रीडम इज़ स्वीट एंड साइलेंस इज़ गोल्डन, ठीक है ना। तो कोई एक क्वालिटी मतलब सुख देने वाला है, इसलिए वहाँ भी मेटाफर का यूज़ हुआ है। अलूशन हम लोग देख ही लिए हैं कि 2 जगह यूज हुआ है, ठीक है ना। अब एक चीज़ और है नया जिसको कि इमेजरी कहते हैं, दैट इज़ आपके पिछले पोएम में शायद हम लोग पढ़े हैं कि इमेज जो है, जब हम कुछ लाइन पोएम का पढ़े और माइंड में कोई पिक्चर क्रिएट हो ना, तो उसको हम लोग इमेजरी कहते हैं। तो कई जगह यहाँ पे एक देख लीजिए कि ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, है ना, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, मतलब धीरे धीरे बह जाना। अब उससे वो पानी का जो बहता हुआ धार है उसके साथ आराम से बहना, ये एक तरह का इमेज क्रिएट करता है, माइंड में एक इमेज क्रिएट हो रहा है। उसी तरह से द सोल इनहेबिटेंट इज मी, है ना, वो टावर में ये लड़की जो है सो अकेली है, तो वो पता, वो दिखता है माइंड से कि वो टावर में वहाँ पे रैपंजल की जगह पे अमांडा है, ठीक है ना। तो इस तरह के जब माइंड्स में पिक्चर क्रिएट होते हैं तो उसको हम लोग इमेजरी कहते हैं, ठीक है। अब बच गया है हम लोगों का राइम स्कीम देखना, ओके। तो राइम स्कीम आप देख रहे हो कि राइम स्कीम के लिए तो पता ही है कि हर लाइन के लास्ट वर्ड को देखते हैं कि उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है। तो अमांडा को नाम देते हैं ए, फिर अमांडा ए, फिर स्ट्रेट बी और फिर अमांडा, तो ये ए हो गया। तो इस 4 लाइन का क्या हो गया, A और ये 3 लाइन जो है सी मी फुल्ली, सब में ई लास्ट में आ रहा है, तो ये हो गए सी, ठीक है। अब फिर से अमांडा तो ए है ना, और सूज किसी से मैच नहीं करा तो इसको डी दे देंगे, फिर ए, तो यहाँ हो गया AADA। अब स्ट्रीट फीट स्वीट ये सब एक जैसे हैं और ऊपर किसी से मैच नहीं करे तो E, ठीक है। फिर अमांडा तो A, फिर यू, तो यू को F देते हैं और फिर से A, ठीक है। अब केयर रेयर हेयर, तो ये भी किसी से मैच नहीं कर रहे हैं, तो जी, ये तीनों एक जैसे हैं, जी। फिर लास्ट स्टैंजा अमांडा तो ए, यू जो है वो एफ से मैच कर रहा है और फिर ए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका राइम स्कीम, AABACC और AADAEEE, AAFA GGG, AAFA, ठीक है। तो अब पोएम का सब कुछ हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं और अब ये ध्यान रखना है कि पोएम जब भी पढ़ें तो एक बार अगर आप ऐसे सुन लिए हो, फिर आप पेन पेपर पे लेकर के नोट डाउन करो, और अगर पहली बार में नोट डाउन कर रहे हो तो कुछ छूट रहा है तो आप पॉज करके नोट डाउन कर लो और आप
सारे चीज़ों का एक नोट्स बनाते चलो। और अगला वीडियो जो होगा बच्चों वो होगा अब क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड, ठीक है। आपके चैप्टर 1 से एक्सरसाइज स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं कि मैम एक्सरसाइज भी दे दीजिए, क्योंकि ये लॉकडाउन अभी लंबा चलने वाला है, तो तुरंत हम लोग क्लास में नहीं दिख रहा है कि मिल पाएंगे, तो एक्सरसाइज भी होता जाएगा, तो चैप्टर हमारा अच्छे से कंप्लीट होता जाएगा। तो हम उसको भी एक बार अब डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा लेटर टू गॉड से लेकर के अमांडा तक का एक्सरसाइज आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। और उसमें ये रिटन जितना वर्ड मीनिंग और ये सब आपको बताया है ना, डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स प्लस लिटरेरी डिवाइस प्लस राइम स्कीम प्लस क्वेश्चन आंसर, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगले वीडियो में हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो पूरा विश्वास है कि आपको ये पोएम बहुत ही अच्छा लगा होगा, आप अच्छे से समझे होंगे, और अपने लाइफ में एक बार थोड़ा ठहर के खुद को ऑब्जर्व करने का आपको मौका मिलेगा कि आप अपने आप को कहाँ पाते हैं। आप क्योंकि पेरेंट्स के बात से खुश रहेंगे तो पेरेंट्स के बहुत करीब रहेंगे और घर में बहुत खुशहाली रहेगी, ठीक है। और नाराज़ रहेंगे तो आप भी उदास रहेंगे और आपके उदासी से पेरेंट्स परेशान रहेंगे। तो अगर सबको खुश रखना है, खुशनुमा माहौल बनाना है, तो हम लोगों को हर चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लेना पड़ेगा, और आप ऐसा ही करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और आपके ऊपर क्या फ़र्क आया पोएम पढ़ने के बाद, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ताकि आपको आपके क्लास से रिलेटेड जितने भी वीडियो आ रहे हैं वो इसी तरह से मिलते रहें। और आपको पसंद आया है तो आप लाइक तो ज़रूर करेंगे, उसके लिए मुझे कहना ही नहीं है। चलिए बाय, थैंक्स।